अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है जेनेरिक स्ट्रेटजीज। अकॉर्डिंग टू पोर्टर्स जेनेरिक स्ट्रेटजीज मॉडल, देयर आर थ्री बेसिक strategic options available to organizations for gaining competitive advantage। हमेशा स्ट्रेटजीज जो हैं बनाई जाती हैं किस लिए? ताकि हम competitive एडवांटेज को गेन कर सकें अगेंस्ट आवर competitors। हम उनसे कुछ अलग करना चाहते हैं ताकि मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट किए जा सके, टारगेट किए जा सके और ग्रैब किए जा सके। ये हमें हेल्प करता है ज़्यादा प्रॉफिट कमाने में और मार्केट में सस्टेन रहने में, मार्केट में सरवाइव करने में। तो इन तमाम चीज़ों के लिए आपके पास किसी न किसी चीज़ में कोई ना कोई competitive एडवांटेज होना चाहिए जो कि आपकी हेल्प करता है अगेंस्ट द कंपटीशन। दीज आर, अच्छा, अकॉर्डिंग टू पोर्टर, ये जेनेरिक स्ट्रेटजीज जो है, ये मॉडल ये पोर्टर्स ने पेश किया था। एंड अकॉर्डिंग टू हिम देयर आर थ्री बेसिक स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस। कौन कौन सी हैं? कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन एंड फोकस। ये आगे इंशाल्लाह डिस्कस होगा डिटेल में। पोर्टर कार्ड द जेनेरिक स्ट्रेटजीज कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है? क्रिएटिंग यूनिकली डिजायरेबल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। एंड फोकस, फोकस क्या है? ऑफरिंग ए स्पेशलाइज्ड सर्विस इन ए निश मार्केट। ठीक है, निश मार्केट क्या होती है? ये स्पेशल कस्टमर्स होते हैं या बहुत स्पेशल मार्केट होती है। आप एक लिमिटेड नंबर ऑफ कस्टमर्स को या एक लिमिटेड एरिया को टारगेट कर रहे होते हैं और उनके लिए फिर स्पेसिफिकली प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। इस पे भी आगे डिटेल में बात होगी। ही देन सब डिवाइडेड द फोकस स्ट्रेटजीज इनटू टू पार्ट्स, फोकस, कॉस्ट फोकस एंड डिफरेंशिएशन फोकस। ये सब कुछ इंशाल्लाह आगे आ रहा है, इस पे वन बाय वन बात करते हैं। अच्छा देखें, डायग्राम को थोड़ा समझ लें। कॉस्ट लीडरशिप एंड डिफरेंशिएशन, इस पे बात हो गई। और थर्ड पॉइंट है फोकस। तो फोकस को फिर उसने दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। अगर आप ब्रॉडर एरिया को देखते हैं, मींस सारी मार्केट को देख रहे हैं, तो वो ब्रॉड एरिया होगा, तो उसमें फिर आपने कॉस्ट लीडरशिप और डिफरेंशिएशन को देखना होगा। लेकिन अगर आप नैरो साइड पे जा रहे हैं, निश मार्केट की तरफ जा रहे हैं, स्पेसिफिक कस्टमर स्पेशल मार्केट की तरफ जा रहे हैं, तो फिर आपने थोड़ा सा अपने बिजनेस को नैरो डाउन, अपनी स्ट्रेटजीज को नैरो डाउन करना होगा। और नैरो डाउन जब आप करते हैं तो फिर भी आप दो चीज़ों पे फोकस कर रहे होते हैं, वही कॉस्ट एंड डिफरेंशिएशन है। लेकिन आप लिमिटेड लेवल या नैरो लेवल पे करते हैं। और अगर आप एक ब्रॉड सेंस में कर रहे हैं तो फिर आप पूरी मार्केट को देख रहे होते हैं, सारे कस्टमर्स को देख रहे होते हैं। अच्छा जी, पहले है जी द कॉस्ट लीडरशिप। कॉस्ट लीडरशिप क्या है? पोर्टर्स जेनेरिक स्ट्रेटजीज आर वेज ऑफ गेनिंग competitive एडवांटेज। इन अदर वर्ड्स, डेवलपिंग द एज। ठीक है, इसको competitive एडवांटेज भी कहते हैं, competitive एज भी कहा जाता है। That gets you the sales and takes it away from your customers। जब आपके पास कोई इस तरह चीज होगी जो कि आपके कस्टम कंपेटिटर्स के पास नहीं है, आपको कोई भी कंपेटिटिव एडवांटेज हासिल है ओवर यूर कंपेटिटर्स, तो ये फायदा क्या देगा आपको? इट विल इंक्रीज यूर सेल्स। आपकी सेल्स ज्यादा होंगी। वो सेल्स तब ज्यादा होती है जब आप न्यू कस्टमर्स को साथ साथ ग्रैब कर रहे होते हैं, अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। जब आप नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो आपसे प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, तो आपकी सेल ज़्यादा होगी। एंड यू आर टेकिंग अवे इट फ्रॉम यूर कंपेटिटर्स, और आप अपने कंपेटिटर से बहुत आगे जा रहे होते हैं। देयर आर टू मेन वेज ऑफ अचीविंग दिस विद इन ए कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी। ये कॉस्ट लीडरशिप की जो स्ट्रेटजी है, इसको अचीव किए जा सकते हैं इन दो तरीकों से। पहला पॉइंट क्या है? इंक्रीजिंग प्रॉफिट्स बाय रिड्यूसिंग कॉस्ट्स। आपने अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करना है, तो बार बार मैं इस डिस्कशन कर भी चुका हूं कि जब आप प्रॉफिट इंक्रीज करते हैं तो आमतौर पे दो तरीकों से हो सकता है। या तो अपनी कॉस्ट को कम कर दें या अपनी प्राइस को ज़्यादा कर दें। अगर आपने अपनी कॉस्ट को कम कर दी तो ये एक अच्छा पॉइंट है, आप अपनी कॉस्ट को कम करके एवरेज प्राइस रख के ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं। दूसरा तरीका है प्राइस को ज़्यादा करके। अगर प्राइस को ज़्यादा करेंगे तो आपकी प्राइस एवरेज मार्केट प्राइस जो है उससे ऊपर चली जाएगी और कस्टमर्स आपके कम होना शुरू हो जाएंगे, जो कि लॉन्ग टर्म में आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। तो अच्छा जो तरीका है, जो बेस्ट तरीका है, वो कॉस्ट लीडरशिप है, बाय रिड्यूसिंग यूअर कॉस्ट। आप अपनी कॉस्ट रिड्यूस करके उसी प्राइस पे जिस पे आपके कंपेटिटर्स बेच रहे हैं ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। इंक्रीजिंग मार्केट शेयर। मार्केट शेयर किस तरह से आप इंक्रीज कर सकते हैं? बाय चार्जिंग लोअर प्राइसेस।
अगर आपकी अगर आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो गई तो आप अपने कंपेटिटर से कम प्राइस करके ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। जब आपके प्रॉफिट मार्जिन कम भी होगा लेकिन आपकी सेल्स बहुत ज़्यादा होगी तो उससे आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं एज कम्पेयर टू योर कंपेटिटर्स वाइल स्टिल मेकिंग ए रीजनेबल प्रॉफिट। आप प्रॉफिट कम हो जाता है, कंपेरेटिवली कम हो जाता है, लेकिन आपकी सेल ज़्यादा होने की वजह से फिर वो प्रॉफिट ज़्यादा कंसिडर किया जाएगा आपके कंपेटिटर से। द डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी, ये क्या होता है? व्हेन जब आप यूनिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ठीक है, जब प्रोडक्ट्स यूनिक बनती हैं सो इन दैट केस यू कैन चार्ज हाई प्राइसेस इन द मार्केट। क्यों? आपकी प्रोडक्ट्स यूनिक हैं, उसका कोई इजी अल्टरनेटिव मार्केट में अवेलेबल नहीं होता, या कस्टमर्स जो हैं, कुछ कस्टमर्स ऐसे ऐसे होते हैं जो कि क्वालिटी कॉन्शियस होते हैं, जो कि ब्रांड कॉन्शियस लोग होते हैं, तो वो कोई डिफरेंट चीज़ मांगते हैं जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल ना हो। तो अगर आपके पास ऐसी कोई प्रोडक्ट्स हैं जो कि यूनिक हैं तो आप कस्टमर्स को ज़्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हैं। Differentiation involves making your products and services different from and more attractive than those of your competitors. उनसे different हों और ज़्यादा attractive हों। How do you how you do this depends on the exact nature of your industry and of the products and services themselves. अच्छा, हर एक बिजनेस जो है उनकी अलग कैटेगरीज होती है, नेचर ऑफ बिजनेस चेंज होता है। जिस तरह ऑटोमोबाइल्स का बिजनेस देख लें, वो अलग कैटेगरी में आ जाता है, फार्मास्यूटिकल के एक अलग कैटेगरी में आ जाता है, परफ्यूम्स एक अलग कैटेगरी, गारमेंट्स अलग कैटेगरी। तो नेचर ऑफ बिजनेस इन तमाम का चेंज है, तो वो अपने नेचर ऑफ बिजनेस के मुताबिक वो डिफ्रेंशिएशन की कोशिश करेंगे और जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो है वो यूनिक बनाने की कोशिश करेंगे। बट विल टिपिकली इन्वॉल्व, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम यही चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। कौन कौन सी हैं? फंक्शनैलिटी, ड्यूरेबिलिटी, सपोर्ट एंड आल्सो ब्रांड इमेज दैट यूर कस्टमर्स वैल्यू। ब्रांड इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान की बात करें, स्पेसिफिकली केपी की बात करें, केपीके की, तो यहाँ पे टोयोटा गाड़ियाँ जो है उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है ओवर द जो अदर मॉडल्स अवेलेबल है मार्केट में। तो ये क्या है? ये ब्रांड इमेज बना हुआ है कस्टमर्स की माइंड में, जो कि वही फॉलो कर रहे हैं। तो इस तरह से आप अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर सकते हैं फ्रॉम योर कंपेटिटर्स और ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं, और उनके ऊपर इस उनको अगर वो अट्रैक्ट होंगे तो आपकी सेल्स भी ज़्यादा होंगी। टू मेक अ सक्सेस ऑफ ए डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी ऑर्गेनाइजेशंस नीड, अच्छा क्या क्या करना चाहिए? गुड रिसर्च, डेवलपमेंट एंड इनोवेशन। आपके पास R&D का डिपार्टमेंट होना चाहिए जो कि टाइमली आपको मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। कस्टमर का अगर टेस्ट चेंज हो रहा है, जो भी चीज़ें हैं, तो उसके बारे में आपको टाइमली इंफॉर्मेशन वो कहाँ से पता लगेंगी? आपको रिसर्च से आपको पता लगेंगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से। एंड इनोवेशन, कोशिश करें टाइमली बेसिस पे अपने प्रोडक्ट्स को इनोवेट करें, थोड़ा सा उसमें इनोवेशन लाएं, क्रिएटिविटी लाएं, ताकि कस्टमर्स सेम प्रोडक्ट सेम पैकेजिंग से बोर ना हो जाएं। तो आप अपने पैकेजिंग को चेंज करें, अपनी एडवर्टाइजमेंट्स को चेंज करें, उसमें कोई नए एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करें। तो इस तरीके से आप कस्टमर को हमेशा कुछ ना कुछ नया प्रोवाइड करके उनको अपना लॉयल कस्टमर्स बना सकते हैं। द एबिलिटी टू डिलीवर हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, क्वालिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं तो इसमें क्वालिटी का बहुत अहम रोल है। इम्पोर्टेंट रोल इसलिए है क्योंकि आप कस्टमर को जो यूनिकनेस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सिर्फ यूनिकनेस नहीं होनी चाहिए, उसके साथ थोड़ी सी आपकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए बाकी प्रोडक्ट से। तभी आप अपने प्रोडक्ट को थोड़ा सा हाई चार्ज कर सकते हैं उनकी प्राइस, और कस्टमर्स को हाई प्राइस के बावजूद भी आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। इफेक्टिव सेल्स एंड मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है। कस्टमर्स को पता कैसे लगेगा कि आप प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, प्रोडक्ट्स में यूनिकनेस ला रहे हैं, क्रिएटिविटी ला रहे हैं, इनोवेशंस ला रहे हैं। तो इसके लिए आपको रेगुलर मार्केटिंग की ज़रूरत होती है, ताकि आप हमेशा मार्केट में इन रहें। लोग एडवर्टीजमेंट्स की जितनी भी आपके जो एलिमेंट्स हैं उनमें आप इन रहें, ताकि कस्टमर्स को हमेशा आप किसी न किसी सूरत में आपका प्रोडक्ट नज़र आता रहे, so that the market understands the benefits offered by the differentiated offerings। ताकि कस्टमर्स को पता लगे कि आप जो नई प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड की गई हैं, या किस तरीके से वो उनकी जो डिमांड्स हैं उनको सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो अच्छी सेल्स और मार्केटिंग का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप इन टच रहें अपने कस्टमर्स के साथ। फोकस स्ट्रेटेजी की बात हो रही है, अब करते हैं अभी। कंपनीज दैट यूज फोकस स्ट्रेटेजीज कंसंट्रेट ऑन पार्टिकुलर निश मार्केट्स एंड बाय
understanding the dynamics of that market and the unique needs of customers within it. इसमें निश मार्केट होती है, एक स्पेसिफिक मार्केट को टारगेट करते हैं जिसमें स्पेसिफिक या स्पेशल कस्टमर्स होते हैं, सिर्फ उनकी नीड्स को अंडरस्टैंड किया जाता है, उनके लिए यूनिक प्रोडक्ट्स बनाई जाती। डेवलप यूनिकली लो कॉस्ट और वेल स्पेसिफाइड प्रोडक्ट्स फॉर दैट मार्केट। कभी कभार आप अगर ऐसी प्रोडक्ट बना रहे हैं जो कि लो कॉस्ट है, तो आपके कस्टमर्स कोई और होंगे, और वेल स्पेसिफाइड प्रोडक्ट्स या अच्छे प्रोडक्ट्स आप बनाते हैं जिनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, जिनकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है, बट आप ज़्यादा कॉस्ट के ऊपर ज़्यादा प्राइस चार्ज करके कस्टमर्स को फिर भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके प्रोडक्ट का कोई यूनिक होना ज़रूरी है। Because they serve customers in their market uniquely well, they tend to build strong brand loyalty among that customers. इनके customers, इनकी market comparatively limited होती है, जिसकी वजह से ये अपने जो कस्टमर्स हैं उनको लॉयल कस्टमर्स बना सकते हैं और उनकी जो डिमांड्स हैं, जो नीड्स है, उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। This makes their particular market segment less attractive to competitors. अच्छा, इसका फ़ायदा क्या होता है? एक तो ये मार्केट शॉर्ट लिमिटेड होती है, नंबर ऑफ कस्टमर्स भी कभी कभार लिमिटेड होते हैं, तो आप सिर्फ उनके लिए यूनिक प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं, तो वो आपके लॉयल कस्टमर्स बन जाते हैं। जब आपके लॉयल कस्टमर्स बनते हैं और कोई नया कंपेटिटर मार्केट में आता है, तो बहुत मुश्किल होता है स्विच करना अपने पुराने जो कंपनी है या ब्रांड है उससे नए ब्रांड पे स्विच करना बड़ा मुश्किल होता है कभी कभार। तो इससे फ़ायदा क्या होगा आपको कि आपके कंपेटिटर्स जो हैं वो इस एरिया को लेस अट्रैक्टिव कंसिडर करेंगे और इसमें बिजनेस शुरू करने का नहीं सोचेंगे। As with broad market strategies, it is still essential to decide whether you will pursue cost leadership or differentiation once you have selected a focus strategy. अच्छा, अगर आप focus strategy फॉलो भी कर रहे हैं तो फिर भी आप दो चीज़ों के ऊपर अपनी स्ट्रेटजी को डिसाइड करेंगे। जिस तरह यहाँ पे बात हुई है कि लो कॉस्ट और वेल स्पेसिफाइड प्रोडक्ट्स, इस तरह आप यहाँ पे भी डिसाइड करेंगे। अगर आपने फोकस स्ट्रेटजी मतलब आपने डिसाइड कर लिया है दैट यू आर गोइंग टू फॉलो द फोकस स्ट्रेटजी, तो फिर भी आपने डिसाइड करना होता है कि आप कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी की तरफ जाएंगे या डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी की तरफ जाएंगे। क्योंकि जो फोकस स्ट्रेटजी है ये अकेले काफ़ी नहीं होती आपके लिए कि आप मार्केट को कैप्चर कर सकें। Once you have selected a focus strategy as your main approach, focus is not normally enough on its own. ठीक है, तो ये अकेली जो है ये काफ़ी नहीं होती। फोकस स्ट्रेटजी सेलेक्ट करने के बाद फिर आपने दो में से सिलेक्शन करना होता है कि आप कॉस्ट लीडरशिप की तरफ जाना चाहते हैं या डिफरेंशिएशन की तरफ। बट वेदर यू यूज कॉस्ट फोकस और डिफरेंशिएशन फोकस, the key to making a success of a generic focus strategy is to ensure that you are adding something extra as a result of serving only that market niche. अगर आप कॉस्ट लीडरशिप या कॉस्ट फोकस फॉलो कर रहे हैं या डिफरेंशिएशन फोकस फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, इनमें से आपने एक फॉलो करना होगा फोकस स्ट्रेटजी में। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है दैट यू विल हैव टू प्रोवाइड समथिंग एक्स्ट्रा टू यूर कस्टमर्स और टू द निश मार्केट। आपने कोई ना कोई एक्स्ट्रा चीज़ प्रोवाइड करनी होती है जिसकी बेस पे आप अपने जो कस्टमर्स हैं उनको अपना लॉयल कस्टमर्स बना सकते हैं और जो कंपेटिटर्स हैं उनको इस मार्केट में इंटर होने से रोक सकते हैं। The something extra, अब something extra डिस्कस किया गया यहाँ पे। The something extra that you add can contribute to reducing costs, perhaps through your knowledge of specialist suppliers. अच्छा, आपने कॉस्ट किस तरह रिड्यूस करनी है? तो कॉस्ट इस तरह रिड्यूस की जाती है कि आपके कोई स्पेशलाइज्ड सप्लायर्स होते हैं तो आप उनके साथ लॉन्ग टर्म के कॉन्ट्रैक्ट्स कर लेते हैं। लॉन्ग टर्म के कॉन्ट्रैक्ट्स का फ़ायदा क्या है कि वो सिर्फ आपको ही प्रोडक्ट्स जो रॉ मटेरियल वगैरह वो प्रोवाइड करेंगे, बाकी किसी को नहीं कर सकते। और टू इंक्रीजिंग डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन किस तरह अचीव कर सकते हैं? थ्रू यूर डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर्स नीड्स। जब आपको कस्टमर्स के बारे में मालूमात होंगी सारी, जब आप कंटिन्यूसली रिसर्च कर रहे होंगे, तब ये आपको पता लगेगा कि कस्टमर की नीड्स किस तरह विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज हो रही हैं, तो आप भी अपना प्रोडक्ट उसके टाइमली चेंज करते रहते हैं और इस तरीके से आप डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और कस्टमर्स को अपना लॉयल कस्टमर्स बना सकते हैं।
अच्छा जी, आज का हमारा दूसरा जो टॉपिक है दैट इज अबाउट द स्ट्रेटेजिक एडवांटेज एनालिसिस एंड डायग्नोसिस। अच्छा, ये क्या होता है स्ट्रेटेजिक एडवांटेज एनालिसिस एंड डायग्नोसिस? ये क्या होता है? इट अलाउस टू डिटरमिन एंड एग्जामिन द फर्म्स फाइनेंस, अकाउंटिंग, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन, ऑपरेशंस। ठीक है, इसमें आप इन तमाम चीज़ों की एनालिसिस करते हैं, इनको एग्जामिन करते हैं। किस लिए? डिटरमिन वेदर द स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस इज ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, कि आपके पास जो स्ट्रेंथ हैं क्या वो स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए कि नहीं। अगर वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है स्ट्रेटेजिकली, आपके पास कोई ऐसी स्ट्रेंथ्स हैं जो कि आपके कंपेटिटर्स के पास नहीं है, तो आप इजीली कंपेटिटिव एडवांटेज को अचीव कर सकते हैं और मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर वीकनेसेस की बात करते हैं, तो वीकनेसेस अगर आप में है कोई एज कम्पेयर टू योर कंपेटिटर्स, तो इससे फिर प्रॉब्लम्स क्या क्रिएट हो सकती हैं? आपके कंपेटिटर्स को एज हासिल होता है। लेकिन अगर आपने ये फाइंड आउट कर लिया कि आपकी वीकनेसेस क्या क्या हैं, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आप वीकनेसेस को ख़त्म करने की कोशिश कर सकते हैं और इनको स्ट्रेंथ्स में तब्दील करने की कोशिश कर सकते हैं। It looks at positive points that differentiate our business from competitors. आपके पास कौन, आपकी जो स्ट्रेंथ्स की बात हो रही, पॉजिटिव पॉइंट्स मींस आपकी स्ट्रेंथ्स। आपके पास जो स्ट्रेंथ है वो क्या किस लिए हेल्पफुल होती हैं? वो इसलिए कि वो आपके प्रोडक्ट, आपके कंपनी को डिफरेंशिएट करती हैं आपके कंपेटिटर्स की कंपनी से। दिस में भी ब्रांड, ये आपका ब्रांड हो सकता है। स्पेशल सप्लायर लॉक्ड इनटू ए लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट विद अस। अगर आपका कोई स्पेशल सप्लायर है जो आपको कोई रॉ मटेरियल या कोई चीज़ सप्लाई कर रहा है, तो आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि आप सिर्फ हमें ही ये प्रोडक्ट यहाँ पे सप्लाई करेंगे या रॉ मटेरियल सप्लाई करेंगे और किसी को नहीं कर सकते। तो ये आपको लॉन्ग टर्म के लिए फ़ायदा देगा और आपका जो प्रोडक्ट है, जो उसकी मार्केट बनी हुई है, उसमें नए जो कंपेटिटर्स हैं उसको आने से रोक सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने एक स्पेशल सप्लायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। तो अगर उनको ये प्रोडक्ट हासिल करनी है तो शायद फिर उनको महंगी पड़ेगी। ज्योग्राफिक लोकेशन भी हो सकती है। आपकी लोकेशन ऐसी है विच इज़ वेरी मच फीजिबल फॉर द कस्टमर्स, विच इज़ वेरी मच फीजिबल फॉर द सप्लायर्स। आपकी ट्रांसपोर्टेशन कास्ट भी उस पे कम आती है। तो इस तरीके से भी आप अपना कंपेटिटर एडवांटेज हासिल कर सकते हैं ओवर योर कंपेटिटर्स। इट वुड लुक यूनिक स्ट्रेंथ्स आर लाइकली टू बी सस्टेनेबल, दैट इज लॉन्ग रन। ठीक है, आपकी स्ट्रेंथ सिर्फ वही कंसिडर की जाती हैं जो कि लॉन्ग रन के लिए हो। ये नहीं कि आज आपके पास एक चीज़ है कल नहीं होगी, तो इसको आप कंपेटिटिव एडवांटेज नहीं कह सकते। उसके लिए लॉन्ग टर्म होना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल यूनिक ब्रांड मैसेज और ए पेटेंटेड टेक्नोलॉजी इज समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू रेप्लिकेट। अगर आपने इतना ब्रांड अपना इतना उसको डेवलप किया हुआ है, इतना फ्लोरिश ब्रांड है आपका, तो उसको कॉपी करना, और अगर आपके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर आपने पेटेंट लिया हुआ है, तो वो टेक्नोलॉजी फिर उस कंट्री में सिर्फ आप ही यूज़ कर सकते हैं। आपके कंपेटिटर्स उसको रिप्लिकेट नहीं कर सकते या उस तरह की कोई टेक्नोलॉजी नहीं बना सकते। तो इन दिस सेंस आप एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज हासिल कर सकते हैं ओवर योर कंपेटिटर्स। तो इसमें क्या होता है, इसमें आप इन तमाम डिपार्टमेंट्स की, इन आपकी जो तमाम एलिमेंट्स हैं, जो फैक्टर्स हैं, उनको उनका जायज़ा लेते हैं और ये फाइंड आउट करते हैं कि वेदर इट कैन बी कंसिडर्ड यूर स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस। ठीक है, तो उसके बाद आप फिर एनालिसिस करते हैं। अगर स्ट्रेंथ्स हैं तो वेरी गुड, लेकिन स्ट्रेंथ्स को फिर मेंटेन करना भी ज़रूरी है लॉन्ग टर्म के लिए। अगर वीकनेसेस हैं तो किस तरीके से आप अपनी वीकनेसेस को ख़त्म करके उसको स्ट्रेंथ में चेंज कर सकते हैं। तो ये भी आप इस स्ट्रेटेजिक एडवांटेज एनालिसिस में करते हैं। तो आज हमने दो टॉपिक्स डिस्कस किए, जेनेरिक स्ट्रेटजीज जिसमें 3 पॉइंट्स थे, दैट इज़ द कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन एंड फोकस। फोकस में फिर आगे वही 2 पॉइंट्स थे, द कॉस्ट लीडरशिप एंड डिफरेंशिएशन। और इसमें फिर हमने डिस्कस किया स्ट्रेटेजिक एडवांटेज एनालिसिस एंड डायग्नोसिस, के किस तरह से आप अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को एनालाइज करके आगे उस पर काम कर सकते हैं ताकि लॉन्ग रन के लिए आप कंपेटिटिव एडवांटेज हासिल कर सकें। ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।